जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में जतरू भाई बटले बहुत बहुत जोहार किसान भाई मन, और साथ ही रुमकी का भी जोहार। तो क्या उपाय है, क्या विचार है रो? उपाय भी है और विचार भी है। हाँ। लेकिन इन सबसे पहले हम करते हैं शुरुआत कृषि समाचार के साथ। एकदम तो किसान भाई मन आओ फटाफट हमारे मन कृषि समाचार देख ले और जानकारी ले ले इसका का कृषि समाचार में है हमारे मन खातिर जानकारी, और संगे संगे बाजार भाव का बाजार के भाव के बारे में भी जानेंगे और साथ ही मौसम के मिजाज के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो फटाफट जानकारी कर ले। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य बीज प्रक्षेत्र रांची से किया जा रहा है मछली बीज वितरण। रातू में जैविक खाद पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। सफल महिला किसान ललिता देवी से एक मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के मछली पालकों के लिए मत्स्य बीज प्रक्षेत्र शालीमार रांची से मछली बीज वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मत्स्य कृषकों को 20% अनुदान पर मछली बीज देने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए ST/SC मत्स्य कृषकों को आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र और परिचय पत्र का फोटोकॉपी भी देना जरूरी है। नाबार्ड की ओर से आज रातू के किसानों के लिए जैविक खाद पर जानकारी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सिद्धार्थ जायसवाल और BN मिश्र ने किसानों को गौमूत्र और गोबर से जैविक खाद बनाने की विधि बताई। इन कृषि विशेषज्ञों ने रासायनिक खाद और जैविक खाद की उपयोगिता के बारे में किसानों को जानकारी दी। इस प्रशिक्षण शिविर में कई किसान क्लबों के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। किसान धान फसल से अच्छी उपज पाने के लिए एरोबिक विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एरोबिक धान उत्पादन में जल जमाव, कादो करने और बिचड़े की जरूरत नहीं होती है। धान की खेती के लिए आमतौर पर यह चलन है कि इस फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है। इसलिए बरसात में खेतों में पानी जमने के बाद खेतों में जुताई और कादो करके सीधी बुआई या बिचड़ों की रुपाई की जाती है। लेकिन एरोबिक धान उत्पादन विधि इससे भिन्न है। बिना बिचड़ा उगाए हुए, बिना कदवा किए हुए या बिना पानी का जमाव किए हुए धान का उत्पादन ही हमारा एरोबिक धान उत्पादन तरीका है। इसमें हम लोग न पानी के लिए कदवा करेंगे, न बिचड़ा उगाएंगे और न पानी को जमाव करके रखना की जरूरत। किसान खरीफ दलहनी के लिए उड़द लगाने जा रहे हैं, तो इस फसल के बेहतर उत्पाद के लिए बिरसा उड़द 1, उत्तरा और पंत 9 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उपज क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई उड़द की खेती के लिए मध्य जून से मध्य जुलाई तक बुआई का काम कर लें। ध्यान रहे, कतारबद्ध बुआई से विशेष फायदा मिल सकता है। साथ ही बेहतर उपज के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। बीमारी से बचने के लिए छोटा मात्रा में हमारा उसमें इंजेक्शन दिया जाता है। इसी टाइप का जो बीज है, बीज को शोधन करने से, जैसे कि कोई फफूंदीनाशक दवा या इससे या कोई इंसेक्टिसाइड से या कोई हमारा जो दलहनी फसल होता है जो उसमें राइजोबियम कल्चर किया जाता है, इससे हमको प्रॉपर वे से हमको बीज शोधन करना चाहिए। पहले हम कार्बेंडाजिम और थीराम, इसका जो मिलावट है, थीराम 2 ग्राम और कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से पहले मिला लेना चाहिए। उसके बाद क्लोरीपाइरिफॉस दवा 5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। उसके बाद लास्ट में हमको राइजोबियम और PSB फॉस्फोरस सल्फोनेजिंग जो बैक्टीरिया होता है उससे ट्रीटमेंट कर लेने से हमारा बहुत अच्छा उपज प्राप्त होता है। डच हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान खेतों में नाली खोदने, मेड़ बनाने और अपनी फसलों की निकाई गुड़ाई का काम कर सकते हैं। ये मानव चलित उपकरण है और इसकी कार्यक्षमता 12 से 15 डेसिबल प्रतिदिन है। महिला सशक्तिकरण का जीवंत हस्ताक्षर है ललिता देवी। ललिता देवी न सिर्फ सफल महिला किसान हैं, बल्कि अपने गांव की महिलाओं की तरक्की के लिए महिला समूहों का भी सफल संचालन कर रही हैं। महिलाओं ने दुनिया के हर कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जी हाँ,
ऐसी एक सशक्त, प्रतिभा संपन्न और सफल महिला किसान हैं ललिता देवी। ये न सिर्फ खेती बल्कि अपने इलाके की महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए भी काम करती हैं और महिला समूहों के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। मैं सोनी महिला मंडल भी चलाती हूँ, मैं उसकी अध्यक्ष हूँ। हम लोग का मुख्य काम है वही खेती बाड़ी करना। खेती बाड़ी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मतलब बच्चा को आगे बढ़ाएं, पढ़ा लिखा के सही राह दिखाएं, वही चाहते हैं। और गांव भी सफल हो और शिक्षित के ओर हम लोग का ज़्यादा ध्यान है कि गांव शिक्षा, छोटा छोटा बच्चा जब अच्छा से पढ़ेगा लिखेगा तो ज़्यादा शिक्षा होगी तो वैज्ञानिक तौर तरीका से खेती बाड़ी करेगा। अभी तो हम लोग को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है खेती बाड़ी करने का। जो जानते हैं प्रचार में आते हैं, उन लोग बताते हैं, वो ढंग से हम लोग करते हैं। लेकिन हमारा जो बच्चा है वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने और अच्छा से खेती बाड़ी करे वैज्ञानिक तौर से, तो गाँव की उन्नति होगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस तरह से हैं। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1750 रुपये से 2025 रुपये। चावल मध्यम 2050 रुपये से 2350 रुपये। चावल उत्तम 2600 रुपये से 3900 रुपये। गेहूँ 1325 रुपये से 2025 रुपये। चना 3500 रुपये से 3800 रुपये। दाल अरहर 5700 रुपये से 6550 रुपये। दाल मसूर 4550 रुपये से 4850 रुपये। दाल चना 4500 रुपये से 4850 रुपये। सरसों तेल 8550 रुपये से 9550 रुपये। चीनी 3250 रुपये से 3400 रुपये। आलू 600 रुपये से 900 रुपये और प्याज 1050 रुपये से 1250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने बहुत सारी जानकारी ली और साथ ही साथ मौसम के मिजाज के बारे में जाना, मंडी के भाव के बारे में भी पूरी जानकारी मिल गई। साथ ही अलग अलग तरह की और भी जानकारियाँ आपने ले ली है। बड़ा नगद जानकारी होलक है नहीं, तब हमरे मन फटाफट का करेला एक ठो विराम ले लेला कि लेकिन किसान भाई मन तुरते हमरे मन भेटा रोल मन खातिर बहुत नगद जानकारी लेके तब हमरे मन विराम करवा दे भेटाइला। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा
और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया फिर है। तो हर को भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में। और आज की जो हम आपकी जानकारी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो जानकारी क्या है? देखो भौजी ऐसा है कि अब तो बरसात कर दिन शुरू हो गलक और सब किसान मन हमारे मन खेती कर तैयारी करे शुरू कर दे, खास करके धान कर, क्योंकि साल कर ये खेती है, साल भर कर हमारे मन को पूंजी कर जुगाड़ होए और चाहते हैं कि आप अगर धान की खेती लगा रहे हैं और साथ ही साथ आपको मुनाफा ज़्यादा हो, उत्पादन ज़्यादा हो, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। एकदम एकदम कारण है कि अगर हमारे मन उन्नत तकनीक से अगर खेती करत थी, उन्नत प्रभेद के अगर हमारे जानत थी तो बढ़िया उत्पादन हमारे मन के भेटा सकेला। तो हमारे मन कालनी के बारे में जानकारी कर लेवे। बिल्कुल। और आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर कृष्ण प्रसाद, और वो हमें जानकारी देंगे और साथ ही ये जानकारी के बाद हम वापस आएंगे और फिर जानेंगे कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो सबसे पहले बताएं कि क्योंकि झारखंड में धान सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो इसकी तकनीक क्या होनी चाहिए? हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे राज्य का धान जो है प्रमुख फसल है, और उसमें भी क्योंकि खरीफ क्रॉप में, खरीफ सीजन में, और हमको इसमें अच्छी फसल लेने के लिए बहुत सारी बातों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे बीज, सही बीज का चुनाव, और बीज का चुनाव जो हम करेंगे किस तरह की भूमि में हमको धान की खेती करना है इसके ऊपर, फिर दूसरा हमारे पास कितनी पूंजी हम लगाएंगे इस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस सब के लिए अभी जो सही समय आ गया है, हम लोग सब जान कि बीज डालने के लिए, जिसमें रोपा धान करेंगे उसमें बीज गिराने की ज़रूरत है। तो ये सब के लिए बहुत हम लोग सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। तो हम लोग एक एक बिंदुओं पर बारी बारी से बात करेंगे जिससे कि हमको अधिक से अधिक धान की फसल हम ले सकेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखें कि जो रोपा धान करेंगे, जो हम सबसे निचली ज़मीन है दोन में, जिसमें कि ज़्यादा अवधि की प्रभेद को लगाते हैं, जैसे कि हम लोग स्वर्णा लगाते हैं उसमें, फिर BPT 5204 लगाते हैं, इस तरह से फिर धनराशि है, इस तरह से जो लॉन्ग ड्यूरेशन जितनी भी वैरायटीज़ है। कुछ हमारे राज्य के एरिया में पंकज धान का भी खेती करते हैं लोग किसान भाइयों। तो किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध होगा कि अब जो हमारा समय हो गया है कि इन सब प्रभेदों के लिए जल्द से जल्द अपने खेत की तैयारी करें, बिचड़ा स्थल का बनाएं और उसमें जल्द से जल्द आप उसको बिचड़ा डाल दें, जिससे कि चूँकि ये सब लॉन्ग अवधि की प्रभेद हैं, इसको तैयार होने में 145 से 150 दिन तक की अवधि लगता है। तो अभी जब बिचड़ा नहीं गिराएंगे तो इसको सही मौका नहीं मिल पाएगा और अच्छा उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो आइए अब ये भी जान लें कि बिचड़ा हम किस तरह से लगाएं और अत्यधिक जो सावधानियां हैं वो बरतनी पड़ेगी। तो बताइए डॉक्टर साहब, बिचड़ा बनाने के बाद जो प्रक्रिया होगी वो क्या क्या होगी? हाँ किसान भाइयों, हम लोग बीज स्थली का जो चुनाव करेंगे उसमें बहुत अच्छी तरह से 3-4 बार का जुताई करें। उसमें हमें जो आपको कंपोस्ट वगैरह अगर अवेलेबल है तो आप उसमें ज़रूर डालें। और हम लोग उसमें जो खाद की जो मात्रा देंगे कि 1 किलो यूरिया, 1 किलो DAP और 1 किलो पोटास, ये जो मात्रा प्रति 100 वर्ग मीटर के हिसाब से हम इतने उर्वरक को डालेंगे। और हम अपने जो प्रभेद है, कोई भी प्रभेद, जैसे हम ये बताए, अभी हम बता पाएँ कि निचली ज़मीन में खेती करने के लिए जो प्रभेद हैं, फिर अब मध्यम ज़मीन में जो खेती है, जैसे जिसमें हम करेंगे आपको IR 64, ललाट, IR 36, नवीन और इस तरह के कोई हाइब्रिड वैरायटी भी करेंगे। तो उस सब के लिए भी हम बिचड़ा का जो बिचड़े स्थली को इस तरह से बनाएंगे। और तो उसमें जितने भी बढ़िया से घर पर को भी साफ़ कर लेंगे और बढ़िया से खेत की जुताई करेंगे और पंक्तिबद्ध आप बीज को लगाएं, जिससे कि जब थोड़ी पौधा जो 20-25 दिन की जब हो जाएगी
उस समय आपको घास भी आएगा तो आपको निकालने में या घास को कम से कम परेशानियां होंगी। तो इस तरह से हम लोग पंक्तिबद्ध ही लगाएंगे तो हमारी अच्छी बीज का बढ़वार होगा। तो आइए अब हम ये भी जान लें कि जो एक विशेष तकनीक है अच्छे से अच्छे धान पाने की, वो बीजड़ा लगाने के बाद धान के पौधों में कौन से हम उपयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि जब धान के जो छोटे छोटे पौधे हैं वो आ जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे। हाँ किसान एक बात का हम लोग यह ध्यान रखें, जो कि हम लोग सभी ऐसे जानते हैं कि हमें कितनी ज़मीन में खेती करना है तो कितने बीज लगाना है, ये भी बात हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इसमें हम लोग ये ध्यान रखें कि हमें अगर 1 हेक्टेयर में मतलब 2.5 एकड़ में ज़मीन में धान की रोपा करनी है तो हमें रोपा सिंपल जब करना है तो 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर लगेगा, है ना। और अगर आप हाइब्रिड धान की खेती करेंगे 1 हेक्टेयर में तो आपको 15 केजी आपको बीज की भी मात्रा लगेगी। दूसरी बात कि अगर श्री विधि से करेंगे तो हमको मात्र 5 केजी से 1 हेक्टेयर की रोपाई हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ध्यान दे के बात करेंगे। और ये हम लोग भी ध्यान दें कि जो सही तरीका है, जैसे आपको श्री विधि में जब काम करेंगे तो 1 स्क्वायर मीटर में आपको करीब 18 ग्राम सीड ही आवश्यकता पड़ती है। तो उस तरह से जो स्वस्थ जो हमको देने का अधिक पौधा उत्पादन करके तो हमको जो सही तरीका है उसको देना। अच्छा, और बीजड़ा उगाने का जो स्थली है वो भी का भी निश्चित रूप से है, जो कि अगर ही कन्वेंशनल तरीका में हम जो बीजड़ा जब उगाते हैं तो हमको अगर 1 हेक्टेयर में जो खेती करनी है तो कम से कम जो हमारा होना चाहिए 1000 स्क्वायर मीटर में हमको बिचड़ा उगाना होगा 1 हेक्टेयर के लिए नॉर्मल कन्वेंशनल। इस बात को ध्यान में जरूर रखें किसान भाइयों, क्योंकि धान के लिए जो है पानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में क्या कितनी मात्रा में पानी हम खेत में रहने दें, इस पर भी बात कर लेते हैं। हाँ किसान भाइयों, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है कि बिचड़ा में जब जिस किसी भी खेत में अगर बिचड़ा आप उगा रहे हो तो ऐसा कोशिश करें कि ऐसा नहीं हो कि वो जो ज़मीन है पानी से डूब जाता हो। अगर ऐसा होता है तो आप यह भी ध्यान रखें कि अगर किसी कारण से बहुत ही पानी हो जा रहा है तो ऐसा हमें बीज स्थली बनाने की ज़रूरत है कि जहाँ पर कि हम पानी का पानी जमाव नहीं हो पाए निकाल सकें, और ज़रूरत पड़े तो पानी भी दे सकें। कभी कभी होता है कि पानी की स्कार्सिटी हो गई तो हमें दे पाई। इस तरह के हम लोग ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो साहब जो बीजड़ा बन जाएगा तो उसे किस तरह से लगाएंगे, हाँ किसान किस वक्त में लगाएंगे, ये भी बता दें। किसान भाइयों ये ध्यान हम लोग रखें कि जो सही उत्पादन लेने के लिए हमें निश्चित अवधि के पौधे को ही रोपा करने से अधिक लाभ मिलता है। तो खास करके हमें इस बात को ध्यान में रखना है, कई बातों पर रखना है कि कोई बहुत लंबी अवधि का है तो उसमें हम थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा अवधि नहीं होता है। लेकिन खास करके मध्यम जो अवधि का है प्रभेद उसका जो है 20 से 25 दिन की जो बिचड़ा हो उसका रोपाई अवश्य कर दें। ऐसे तो किसी भी प्रभेद का आप जो 20 से 25 दिन की ही अवधि के बिचड़े को रोपाई करते हैं तो हमको अधिक से अधिक लाभ मिलता है। लेकिन लॉन्ग प्रभेद में अगर थोड़ी डिले भी हो जाती है रोपाई में तो उसमें क्षति कम होती है। लेकिन जैसे ही कम अवधि के प्रभेद हैं उसमें अगर डिले होती है तो इस बात को ध्यान में रखना है। श्री विधि तकनीक से लगाएंगे उनको ये ध्यान में रखना है कि 10 से 12 दिन का ही बिचड़ा आप लगाएं, ये भी कोशिश करें। और जो दूसरी मुख्य बातें हैं रोपाई के टाइम में कि हमें पौधे से जो दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी, ये भी बहुत ही मायने रखता है हमारे अच्छी उपज के लिए। तो जो हम कन्वेंशनल विधि में जब हम रोपा करते हैं उसमें जो है हम कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हैं। और जो अगर श्री विधि से जब हम काम करते हैं रोपा करते हैं उसमें हमको 25 से 25 रो टू रो और कतार से कतार की दूरी भी हम 25 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो आशा करती हूँ किसान भाई इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आशा करती हूँ आप लोग जरूर लाभान्वित होंगे। नमस्कार। अलबत्त सुपर जानकारी एकदम भेटालक हमरे मन के। और देखो भौजी ऐसा है कि जानकारी होल से ही हमरे मन बढ़िया खेती कर सकीला और उत्पादन के बढ़िया अपन कर सकीला। बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बता दें कि एक और जानकारी जो है आपके लिए, वो जानकारी है कि बरसात का मौसम
शुरू हो ही हाँ, चुका हाँ, है। हाँ। और इस मौसम में अगर आप मुर्गी पालन करते एकदम, हैं एकदम। तो काफ़ी देखरेख की ज़रूरत पड़ती है उन्हें, समय पे उसे खाद, दाना हाँ, देना, हाँ, हाँ। उसकी देखरेख करना, किसी तरह का परजीवी उसके शरीर में ना हो, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना। बिल्कुल, तो ये भी जानकारी फटाफट ले लिया जाए। एकदम एकदम हमारे मन का जानकारी देवें डॉक्टर सुशील प्रसाद। हाँ सर, हमें बताएं कि मुर्गियों पे किन किन तरह के रोग होते हैं और उनका बचाव किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, मुर्गियों में बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि विषाणु जनित, कुछ जीवाणुओं से भी होती है। इसके अलावा फिर आपको कुछ पोषण तत्व में कमी हो जाती है, उससे भी बीमारियां होती हैं। तो मुख्य तौर पर किसान भाइयों को जो भी मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ख़ास तौर से जो जिन्हें हम जीवाणु जनित कहते हैं, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी, जो छुआछूत की बीमारी है, अगर आप अपने यहाँ सारे प्रबंधन को सही रखेंगे, लेकिन अगर बगल के गांव में या बगल के जगह पे अगर कहीं पर वो बीमारी आ गई है तो उससे फैलने की समस्या ज़्यादा हो जाती है और बीमारी होने के बाद इसके रोकथाम के उपाय करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसके बचाव के लिए आप कर सकते हैं टीकाकरण। मुर्गियों में टीकाकरण अगर आप निश्चित समय पर कर दें तो उससे आपको इससे लाभ हो सकता है। जब मुर्गी पालक भाई, जैसे कि आजकल ब्रॉयलर पालन अधिक हो रहा है, तो ब्रॉयलर पालन के लिए आप सबसे पहला टीकाकरण जो है, जैसे ही आप चूजा को लाते हैं, लाने के तीसरे दिन पर आप रानीखेत, जिसे कि हम देहाती भाषा में हम लोग टुनकी भी कहते हैं, तो टुनकी या झुपनी जिसे कहते हैं कि मुर्गी एक कोने में खड़ी हो गई और झुकने लगती है और काफ़ी मृत्यु दर इसकी में बहुत अधिक है। तो ऐसे अवस्था में के लिए आप रानीखेत का पहला टीका, F1 टीका जिसे कहते हैं, या लासोटा का टीका आप 3 दिन पर देना है। और इसके देने की विधि भी बहुत आसान है। 1 बूंद आँख में और 1 बूंद नाक में देना है। आप अपने बाएं हाथ में चूजा को लें और दाहिने हाथ में जो जिससे स्याही भरते हैं पेन में, वो ड्रॉपर ले लें और ड्रॉपर से 1 बूंद आँख में दे दें, 1 बूंद नाक में दे दें। बस इसका टीकाकरण का तरीका यही है। इसके लिए आप करना क्या है कि आप सारे चूज़ों को पहले एक टोकरी या किसी चिक बॉक्स में रख लें और एक एक कर निकाल करके सारे चूज़ों को करके आप होवर या ब्रूडर के नीचे छोड़ते जाएं। तो इससे आपका कोई भी चूजा छूटेगा नहीं और रानीखेत का पहला टीका हो जाता है। अब आइए, जब पहला टीका कर लिए आप रानीखेत का, तो उसके बाद दूसरा जो टीकाकरण करते हैं वो है गम्बोरो बीमारी का, जिसको कि हम लोग IBD भी कहते हैं, मतलब इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़। बरसा एक तरह का शरीर के अंदर में मुर्गी का एक भाग होता है जिससे कि उसके रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। तो बरसा जब रोग पकड़ता है तो उसमें भी मुर्गियों में मृत्यु दर बहुत अधिक हो जाती है। तो वैसी अवस्था के लिए आप गम्बोरो बीमारी का टीकाकरण करिए और गम्बोरो बीमारी का टीकाकरण 14 दिन की जब आपके चूजे हो जाएं तो उस समय आप इसके गम्बोरो का टीका करें। गम्बोरो का टीका बाज़ार में 2 तरीके का टीका आता है। एक तो है जैसे कि आपने रानीखेत का पहला टीका दिया, 1 बूंद आँख में नाक में दे करके आप उसको दे सकते हैं 14 दिनों पर। नहीं तो फिर 18 या 21 दिनों पर इसे पानी में घोल करके देने का भी टीका आता है। इसे आप पानी में घोल करके और उसमें थोड़ा बर्फ़ का टुकड़ा डाल दें और 50 ग्राम उसमें जो पाउडर का दूध मिलता है उसे मिला करके मुर्गियों को सुबह सुबह पीने के लिए दे देंगे, तो इससे गम्बोरो का टीका हो जाएगा। तो अंडे देने वाली मुर्गियों को हमें कम से कम 1.5 साल रखना होता है, क्योंकि कोई भी मुर्गी अंडा देना 5 महीने के बाद शुरू करेगी और उसके बाद 1 साल तक हम अंडा लेते हैं। तो अंडे देने वाली मुर्गियों में 6ठे सप्ताह में फाउल पॉक्स का टीका, यानी कि मुर्गियों में चेचक का टीका, आप देखते होंगे बहुत सारे गाँव में भी इस तरह का देखने को मिलेगा कि चोंच के ऊपर, कलगी के ऊपर में आप खोटी जैसा बिल्कुल हो जाता है जैसे चेचक में होता है, तो ये मुर्गियों में चेचक है। चौथा टीका जो है 6 से 8 सप्ताह की उम्र में करना है। ये आपने जो पहला टीका रानीखेत का दिया, F1 टीका, उसी का ये दूसरा रूप है जिसे हम कहते हैं रानीखेत का दूसरा टीका, यानी कि इसका नाम है R2B। R2B टीका इसे देना है और इसे हर मुर्गियों को 0.5 ml
सिरिंज में आप देखते होंगे अंकित होता है 1 ml, आधा ml। तो आधा ml जो है वो हर एक मुर्गी को जांग में या चमड़े के नीचे आप दे दें, तो इससे आपकी मुर्गियां रानीखेत बीमारी से आगे के लिए सुरक्षित हो जाती हैं। लेकिन अब बात आती है कि हम स्वस्थ अंडे कैसे पाएं, और इसके लिए खान पान बहुत ज़रूरी है। तो आप बातें करते डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि उनका खान पान पे किस तरह का ध्यान दिया जाए। अब आइए, अंडे देने वाली मुर्गियों में शुरू में हम 2 महीने तक स्टार्टर दाना देंगे। 2 महीने के बाद मतलब कि 8 सप्ताह के बाद हम 18 सप्ताह तक फिर ग्रोअर दाना देते हैं, और 18 सप्ताह के बाद लेयर दाना देते हैं। लेयर दाना में क्या खासियत है कि इसमें हमें अलग से कुछ कैल्शियम की मात्रा देनी पड़ती है, क्योंकि जो आप अंडे देखते हैं, मुर्गी के जो अंडे होते हैं उसके छिलके जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यानी कि समझिए कि एक मुर्गी अगर 1.5 किलो की मुर्गी है तो वो अपने जीवन काल में अगर 300 अंडे दे दे तो समझिए कि 16 किलो करीबन कैल्शियम अपने शरीर से निकाल देती है। तो इसलिए इसे जब आप कभी कभी देखते होंगे कि अंडे का छिलका कमज़ोर आ रहा है, या कभी कभी आप देखेंगे कि छिलका आ ही नहीं रहा, झिल्ली लगा हुआ है और अंडा मुर्गी दे देती है, तो ये इसका मतलब है कि आपके मुर्गी के अंदर कैल्शियम की कमी है। तो आप इसे या तो कैल्शियम दवा के रूप में दें, या बाज़ार में सेल ग्रिट मिलता है। जो सेल ग्रिट क्या है कि यह समुद्र में मिलने वाला जो सीप, घोंगा, सितुआ जो भी है, इसका चूर है, जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। तो इसे 4% अपने दाना में 4% के हिसाब से आप लेयर दाना में ख़ास तौर से मिलाएं, जिससे कि आपके अंडे के छिलके कमज़ोर नहीं हो और उत्पादन भी आपका इससे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब अपनी जानकारियाँ दी, इनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये जानकारी भी काफ़ी बढ़िया रही, यानी आज हमने 2 विषयों को लेकर जानकारी इकट्ठा की और अपने बंधुओं को दिया, साथ ही अब हमारे जाने का वक्त भी हो गया लेकिन है। ऊपर से पहले एकदम हमारे मन के पता लिखवा देके चाहिए, ताकि किसान भाई मन कर जो समस्या है और जो सुझाव है से मन फटाफट हमारे मन के लिख भेजवाएं। कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। और पिन संख्या हम बता देवे किसान भाई मन, तो पिन संख्या है 834001। तो किसान भाई मन ये कार्यक्रम रोमन के कैसन लागलक फटाफट लिख भेजब रोमन अपन सुझाव और अपन जे भी है समस्या से कि हमारे मन के जरूर लिख भेजब। रोमन का पत्रकार आश्रम में हमारे दुयो जन ही तब तक ले हमारे दुयो के विदा दो। चलू तब जोहार।